तो चलिए बात करते हैं भारतीय संविधान की। अब ये सिर्फ कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि सच कहूं तो ये इतिहास के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी राजनीतिक प्रयोगों में से एक है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे दुनिया भर के बेहतरीन आइडियाज को एक साथ मिलाकर लोकतंत्र की एक ऐसी अनोखी रेसिपी तैयार की गई जो सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए बनी थी। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ है ब्रिटिश पार्लियामेंट, दूसरी तरफ अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स और फिर है फ्रांस का मशहूर लिबर्टी का आइडियल। इन तीनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? मतलब पहली नज़र में तो ये तीनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें लगती हैं, है ना? असल में यही वो सारे मुख्य तत्व हैं जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की रेसिपी में इस्तेमाल हुए। हमारे संविधान बनाने वालों ने समझिए तो पूरी दुनिया का चक्कर लगाया ताकि वो एक ऐसा दस्तावेज बना सकें जो भारत की ज़मीनी हकीकत पर, यहाँ की ज़रूरतों पर एकदम खरा उतरे। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा दस्तावेज तो बिल्कुल भी नहीं है। पता है इसमें कितने आर्टिकल्स है? पूरे 448। यही चीज इसे दुनिया का सबसे लंबा, सबसे डिटेल्ड लिखा हुआ संविधान बनाती है। इससे अंदाजा लगता है कि ये कितना बड़ा और व्यापक है। अब इस साइज को थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखते हैं। चलिए इसकी तुलना अमेरिका के संविधान से करते हैं। अमेरिका का संविधान जो 1789 में बना था, उसमें पता है कितने आर्टिकल्स हैं? सिर्फ 7। और भारत में 448। ये जो जमीन आसमान का फर्क है ना, ये हमें बताता है कि हमारी संविधान बनाने वाले भारत की जबरदस्त डाइवर्सिटी और सामाजिक सुधारों की जरूरत को लेकर कितने सजग थे। उन्होंने हर छोटी बड़ी बात पर बहुत गहराई से सोचा था। तो ये इतना बड़ा दस्तावेज सच पूछिए तो एक ग्लोबल मिक्स एंड मैच जैसा है। जैसे पार्लियामेंट्री सरकार का आइडिया, वो हमने यूके से उठाया। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी प्रेरणा अमेरिका से आई। और वो जो हम लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, वो सीधा फ्रांस से आया। तो ये वाकई एक ग्लोबल मंथन का नतीजा था। ठीक है, तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पावर के स्ट्रक्चर की। मतलब सरकार की जो पूरी मशीनरी है, वो असल में चलती कैसे है। देखिए, जब भारत का संविधान बन रहा था तो हमारे फाउंडर्स के सामने मोटे तौर पर 2 रास्ते थे। एक था यूके वाला पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो सरकार है, यानी प्रधानमंत्री और उनके मंत्री, वो पार्लियामेंट के अंदर से ही आते हैं। और दूसरा रास्ता था अमेरिका का प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जहां प्रेसिडेंट और उनकी सरकार लेजिस्लेचर यानी संसद से एकदम अलग काम करते हैं। तो सवाल उठता है, भारत ने क्या चुना? हमने एक हाइब्रिड रास्ता अपनाया, एक मिला-जुला तरीका। हमने यूके का पार्लियामेंट्री सिस्टम तो ले लिया, जिसमें असली पावर प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। लेकिन एक बड़ा लेकिन है यहाँ। हमने ब्रिटेन की तरह किसी राजा या रानी को हेड ऑफ स्टेट नहीं बनाया, बल्कि एक चुने हुए प्रेसिडेंट को बनाया। और तो और, हमने अमेरिका से आइडिया लेकर पार्लियामेंट की पावर पर भी एक लगाम लगाई। वो लगाम है हमारा लिखा हुआ संविधान और जुडिशियल रिव्यू। मतलब कोर्ट्स ये चेक कर सकते हैं कि पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून तो नहीं बना रही जो संविधान के खिलाफ हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर कैसे बंटी हुई है। ये टॉपिक बड़ा दिलचस्प है। इसे हम कह सकते हैं यूनियन विदाउट यूनिफॉर्मिटी, यानी एकता लेकिन एक रूपता के बिना। यहाँ जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है फेडरलिज्म, यानी संघवाद। अब ये क्या है? बहुत सिंपल है। ये सरकार का एक ऐसा सिस्टम है जहां पावर सिर्फ सेंटर के पास नहीं होती, बल्कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में बंटी होती है। और भारत का फेडरलिज्म अमेरिका से बहुत अलग है। देखिए, अमेरिका को कहते हैं एक ऐसा संघ जो टूट नहीं सकता और जिसके राज्य भी नहीं टूट सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पहले राज्य थे जो बाद में एक साथ आए और उन्होंने मिलकर एक देश बनाया। लेकिन भारत का केस उल्टा है। यहाँ भारत को कहा जाता है एक ऐसा संघ जो टूट नहीं सकता, लेकिन जिसके राज्य टूट सकते हैं। मतलब यहाँ यूनियन यानी हमारा देश सबसे ऊपर है। उसने राज्यों को बनाया है और कोई भी राज्य देश से अलग होने की सोच भी नहीं सकता। और इस बात को और साफ करने के लिए एक फैक्ट बताता हूँ। भारत में हमारी जो सेंट्रल पार्लियामेंट है, उसके पास इतनी पावर है कि वो किसी भी राज्य की बाउंड्री बदल सकती है या यहाँ तक कि किसी राज्य का वजूद ही खत्म कर सकती है। ये एक बहुत बड़ी बात है और इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ सेंटर को कितना मजबूत बनाया गया है। एक और बड़ा फर्क है सिटीजनशिप को लेकर। अमेरिका या फ्रांस जैसे देशों में ड्यूअल सिटीजनशिप चलती है। मतलब वहां कोई एक शख्स अमेरिका का नागरिक भी हो सकता है और साथ ही कैलिफोर्निया स्टेट का भी। पर भारत में
नहीं, यहाँ सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है। चाहे कोई केरल में रहे या पंजाब में, वो सिर्फ और सिर्फ एक भारतीय नागरिक है। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि एक सिंगल इंडियन आइडेंटिटी, एक राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत हो। अच्छा, अब बात करते हैं उस हिस्से की जो शायद हम सब के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, हमारे अधिकार, यानी द राइट्स ऑफ द पीपल। आखिर एक नागरिक होने के नाते हमें क्या गारंटियां और आज़ादियां मिली हैं? कहते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी का दिल उसके फंडामेंटल राइट्स में धड़कता है। और हाँ, इसकी प्रेरणा हमें मिली अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से। ये अधिकार समझिए एक तरह की ढाल है हर नागरिक के लिए, जो हमें सरकार की मनमानी से बचाती है और एक सम्मानजनक जिंदगी जीने का हक देती है। लेकिन यहाँ भी हमने सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं किया। एक बहुत ही खास इंडियन टच है, और वो है सेक्युलरिज्म के आइडिया में। देखिए, फ्रांस में जो सेक्युलरिज्म है वो राज्य और धर्म के बीच एक पक्की दीवार खड़ी कर देता है। मतलब सरकार को धर्म से कोई लेना देना नहीं। पर भारत का सेक्युलरिज्म अलग है। हम प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस यानी सैद्धांतिक दूरी अपनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार आमतौर पर धर्म से दूर रहेगी, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वो सभी धर्मों की रक्षा और मदद के लिए आगे आ सकती है, बराबरी के साथ। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये तरीका धर्म को साइडलाइन करने के लिए नहीं था, नहीं, बल्कि ये भारत की जो जबरदस्त धार्मिक डाइवर्सिटी है उसे मैनेज करने के लिए बनाया गया था। ये एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन था जो भारत की सामाजिक सच्चाई को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। तो चलिए, अब हम अपने फाइनल सेक्शन पर पहुंच गए हैं। अब तक हमने जितनी भी बातें की, उन सब धागों को एक साथ जोड़ते हैं, और जो निचोड़ निकलता है वो ये है कि हमारा संविधान प्रेरणा तो दुनिया भर से लेता है, लेकिन उसकी आत्मा, उसका दिल पूरी तरह से भारतीय है। तो अक्सर एक सवाल उठता है कि क्या भारतीय संविधान सिर्फ एक कॉपी है, एक नकल? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये एक कॉपी नहीं, बल्कि एक मास्टरफुल सिंथेसिस है, एक बेहतरीन मिश्रण। ये उन सारी बातों को खारिज करता है जो कहती है कि ये बस इधर उधर से उधार लिए गए आइडियाज़ का एक थैला है। असल में ये नकल नहीं थी, ये तो अडैप्टेशन की एक बहुत सोची समझी रेसिपी थी। स्टेप 1, दुनिया भर में जो भी बेस्ट डेमोक्रेटिक आइडियाज़ थे उन्हें चुना गया। स्टेप 2, फिर उन आइडियाज़ को भारत की मिट्टी, यहाँ के समाज और राजनीति के हिसाब से बदला गया, मॉडिफाई किया गया। और स्टेप 3, इन सब मॉडिफाइड आइडियाज़ को एक साथ गूंथकर एक ऐसे दस्तावेज में पिरो दिया गया जो करोड़ों लोगों के इतने विविध देश को एक सूत्र में बांध सके। और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि एक पूरी ग्लोबल बातचीत एक किताब के पन्नों में कैद हो गई। हमारा संविधान सिर्फ कानूनों की एक लिस्ट नहीं है, ये तो डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी पर हुई एक ग्लोबल डिबेट का जीता जागता सबूत है। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए, आज जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, तो अलग अलग जगहों से लिए गए आइडियाज़ पर बना ये संविधान अपना खुद का एक ओरिजिनल रास्ता कैसे बनाता रहेगा? ये वो सवाल है जो आज भी इंडियन डेमोक्रेसी के सफर को और शायद उसके भविष्य को भी डिफाइन करता है। अब वक्त है इसे यूपीएससी मेंस के दृष्टिकोण से देखने का। इस टॉपिक पर परीक्षा में बार बार सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए अब आपकी बारी है इन पीवाईक्यू आधारित प्रश्नों को खुद लिखकर एनालाइज करने की। टेस्ट प्रो, वेब प्रिपरेशन मीट्स परफेक्शन।